तो इसलिए आज ये जो भूमि का प्रश्न है, ये हमारे लिए जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो किसान सभा के लिए, सेब उत्पादक संघ के लिए ये कोई नैतिक प्रश्न नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई लीगल प्रश्न हो, नैतिक है, मॉरल है। ये हमारे जीवन यापन का हिस्सा है, ये पेट की रोटी का प्रश्न है। इसलिए जिस तरीके से आज इसको परिभाषित किया जाता है, इसको कहा जाता है ड्राइंग रूम के अंदर, कॉफी हाउस के अंदर, कोर्टों के अंदर कि कब्जा कर दिया है, ये हमारे लिए उस नजरिया का प्रश्न नहीं है, ये हमारे पेट के रोटी का प्रश्न है। और पेट की रोटी के लिए जहां तक हमें जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार भी समझ ले, और ये जो कोर्ट कचहरी समय समय पर ये जो काम करती है, ये हमें बर्दाश्त नहीं होने वाला। हम उस भूमि पर, जिस भूमि पर हम खेती आज से नहीं कई पीढ़ियों से हम जो खेती कर रहे हैं, हम खेती करते जाएंगे, और जिस कुटिया में रह रहे हैं उस कुटिया को भी किसी के हवाले नहीं होने देंगे। भारत सरकार को छोड़कर हिमाचल प्रदेश की सरकार हो या कोई और आ जाए, उस कुटिया को हम छोड़ने वाले नहीं है। ये आज इस अधिवेशन के अंदर हम घोषणा करना चाहते हैं। अभी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से इसको क्यों हमें आत्मसात करना, हमें इसको आत्मसात इसलिए करना है कि हम जो इस भूमि से बेदखल हो रहे हैं या बेदखल की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, दुखद बात यह है हम भी इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आत्मसात नहीं कर पाए। यह सम्मेलन किस बात के लिए, यह सम्मेलन इस बात के लिए है कि ये जो भूमि का मसला है हिमाचल प्रदेश में, वैसे तो भूमि का प्रश्न पूरे देश के अंदर बहुत जटिल है। ख्याल करें आप, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल क्वेश्चन है भूमि का। ऐसे नहीं ये भूमि के कानून बन गए। ये तो जब अंग्रेज आया, पहला सेटलमेंट हुआ 1793 में, परमानेंट हुआ, मेहरबानी हुआ, जिम्मेदारी हुआ, रोयतवारी हुआ, ये अलग अलग सेटलमेंट सेटल किया गया। जो अलग अलग किस्म के जमीन के कानून थे, उनको सेटल करने की प्रक्रिया अंग्रेजों के साथ हुई। उससे पहले जो रियासतें थी उसके अपने नियम थे जमीन। तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। ये दो जज हिमाचल प्रदेश कोर्ट के वहां पर बैठकर वो कहने लग जाए कि इसकी बेदखली ऐसे नहीं होती है। बेदखली ये प्रदेश हमने बनाया है, इस प्रदेश को हम देते हैं, और आज वो कोर्ट के अंदर इस तरीके से ये निकाल कर कोई तथ्य निकाल के नहीं होती है बेदखली। तो इसलिए आज हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको आत्मसात करते हुए वो क्या ही करना चाह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हाई कोर्ट की क्या तैयारी है, मैं नहीं जानता कि सरकार की क्या तैयारी है, लेकिन हम जानते हैं, जो हम किसान सभा के कार्यकर्ता है, सेब उत्पादक संघ के कार्यकर्ता है, कि हम भूख में से मरने वालों में से नहीं है, हम वो उनमें से भी नहीं है जो आत्महत्या कर देंगे जब हमारी भूमि छिन जाएगी। हम उनमें से भी नहीं है जो चुट्टा का धंधा करने वालों में से है। हम वो हैं जो ईमानदारी से जमीन पर उसको जोत कर उसकी खेती कर खुद भी अपने परिवार को जिंदा रखना चाहते हैं, और प्रदेश को भी विकास के रास्ते में आगे ले जाना चाहते हैं। हम उस धारा के हैं, उस विचार के हैं, उस समझ के। इसीलिए आज क्या आत्मसात करना है, आत्मसात ये करना है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो ग्रहण लगा भूमि पर, ये ग्रहण लगा 1980 के अंदर। और ये ग्रहण कैसे लगा, ये ग्रहण लगा जब दुनिया का जो विकसित मुल्क है, जो साम्राज्यवाद है, जिसने हमारे मुल्क में 300 वर्ष से कब्जा किया, लूट की, घसूट की, और 1980 में उन्होंने पूरी दुनिया के तीसरे मुल्कों के देशों पर एक कानून थोपा जिसको हम वन संरक्षण कानून कहते हैं। हम उस कानून के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम किसके विरुद्ध है,
तरीके से परिभाषित कर वो किसान की भूमि पर कब्जा करने का काम करते उसके खिलाफ। इसलिए ये ग्रहण लगा 1980 से पहले और परमार साहब के टाइम, जब परमार साहब थे जो हिमाचल प्रदेश के निर्माताओं में से माने जाते हैं, या जो जन आंदोलन उस समय चला था, जो प्रजातंत्र आंदोलन था, जो इन रियासतों के खिलाफ थे, जो ये रियासतें जो जुल्म, अत्याचार, बगार और भेद कराते थे, जिसमें भी पूरा अधिकार किसान का उस खेत पर नहीं हुआ करता था, ये आंदोलन उसके खिलाफ था। और उसके बाद जब ये हुआ तो एक बहुत प्रगतिशील नीति हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसका कोई मिसाल कहीं नहीं है। वो है जो आपकी नौतोड़ की नीति थी। ये नौतोड़ की नीति आज दुर्भाग्य है, ना हम जानकारी रखते हैं, ना वो जानकारी रखते हैं जो सरकार में बैठे, ना वो जानकारी रखते हैं जो कोर्ट कचहरी में रोज फैसले देते हैं कि फलाने को बेदखल कर दो, बाबू राम को कर दो, वो अलग अलग किस्म के वो उनको कर दो। और आप जानते हैं हम दाद देते हैं, अभी पहुंचे नहीं वो साथी, अभी चल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल पिछले दिनों में पूरे हिमाचल प्रदेश की सरकार और उसके तंत्र को चुनौती देते हुए, जब ये बटार बल्लू के अंदर वो कौन सा स्थान है संजय कुमार, हाँ बड़ार गांव में क्या कहते हैं आगे पहुंच गए हैं, है ना, मुकाबला करते हुए उनको पछाड़ दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। किस पर मोहर लगाई? जब 2015, 16, 17 के अंदर बेदखली कोर्टों के आदेश के आधार पर कर रही थी और सरकार मुख्य दर्शक बन गई थी। एक ऐसे बन गई थी जैसे वो कबूतर होता है, जब बिल्ली उस पर आक्रमण करती है तो आंखें मूंद देती। लेकिन हमारे लोगों को खुद विश्वास नहीं। क्या बोलता है ये बोलता है नौ तोड़ जब दे दिया जाएगा उसकी कोई पट्टे की जरूरत नहीं है, कोई पट्टे की जरूरत नहीं है। इतना प्रगतिशील नीति और कानून कहीं मैं कहता हूं देश में नहीं आया। ये उस उपहार से आया जो जन आंदोलन चला, राजाओं के खिलाफ चला, रियासतों के खिलाफ चला, दमन के खिलाफ चला, उसका नतीजा था ये कानून। क्या बोलता था ये कानून? ये कानून ये बोलता है जो समाज का सबसे गरीब था उसको जमीन दी जाएगी। और ये ख्याल करे, बहुत लोग मुझे दिखाते हो नजराने की वो पट्टी दिखाते हो, वो जो उसका पैसा दिया था, वो गरीब जो था, शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल ट्राइब था, दलित था, उसको 1 बीघा 25 रुपए के देने के आधार पर मिलता था। और माइनो नहीं दे पाता था, माइनो नहीं दे पाता था तो क्या वो उसका हक छीन जाता था? नो, वो 10 किस्तों में दे सकता था और 1 किस्त देने के बाद रजिस्टर में एंट्री होती थी और उस जमीन पर उसको कागज उससे पहले ही कर दिया जाता था। ये थी वो नीति। लेकिन जैसे मैंने कहा ये 68 में आया, अलग अलग किस्म के हुए। 1980 में ग्रहण आया और ग्रहण आने के बाद आप जानते हैं बटार बल्लू वाले जो बोलते हैं अलग नाप नपाई जब होगी तो आपको 3 भूति से शुरू करना है। 3 भूति अगर वो ज्योरी घाट में निकलती है और नाप नपाई आपने क्या कहते हैं नीचे कोट खाई में करनी है तो वो ज्योरी घाट से नाप नपाई चलेगी। अगर आपने क्या कहते हैं 3 भूति आपकी जुलोड़ी जोत में है तो 3 भूति से चलते हुए तब नीचे आनी पहुंचना पड़ेगा, अन्यथा वो नाप नपाई कीजिए पक्का मकान है यहां से लो, वो नहीं की जा सकती है। 3 भूति से आप करोगे। आज मैं आपको 100 केस बता दूं, आप किसी की नाप नपाई करो, आप क्या कहते हैं ये कालीबाड़ी की, आप अगर महात्मा गांधी के बुत से शुरू करोगे नाप नपाई तो ये परे को चल जाएगा। अगर एक ही ऑफिस से नाप नपाई करोगे तो ये परे को उधर को चल जाएगा। तो इसलिए ऐसे नाप नपाई नहीं होती है। लेकिन ऐसी नाप नपाई भी
फॉरेस्ट विभाग ने नहीं की, बनाया फलाना फलाना बाबूराम आओ, बोला तू कागज है, बोला कि नहीं ये तो मेरे बुजुर्गों से दादा परदादा के टाइम से, बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, अगर तू दस्तखत करेगा तो बच जाएगा, नहीं करेगा दस्तखत तो हम तेरे कल सुबह को पेड़ काट देंगे। बोला जी बस बोलो कहाँ है दस्तखत, बोला कर यहाँ पर दस्तखत, बोला ये क्या है, बोला तूने जमीन छोड़ दी, बोला छोड़नी पड़ेगी, बोला वो तेरी मर्जी है, खर्च सकता है खर्चो, नहीं खर्च सकता है तो वो तू जान, लेकिन हमने तुझे बेदखल कर दिया। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिजेक्ट कर दिया सारे केस। और मुझे बताओ सारे केस रिजेक्ट होने के बाद ये जो सचिवालय में बैठते हैं, जो कहते हैं कि हम प्रदेश की सरकार संविधान के तहत चलाते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी सारी बेदखली जो पिछले 50 वर्ष में जो बेदखली हुई सारी रिजेक्ट कर दी, और किस आधार पर वो धार किया, जो नियम सिद्धांत कानून के तौर तरीके उसको रिजेक्ट कर दिया, तो तुम अब वैसे तो ऊपर बैठे हुए तुम आदेश नहीं दे सकते हैं उन जो नए केसेस जो रोज हाई कोर्ट देख रहा है और बेदखली के ऑर्डर दे रहा है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन यही बात हम आज समझाने यहाँ पर आपके बीच में आए, क्यों नहीं रोकते हैं। ये व्यवस्था गैर बराबरी, ये व्यवस्था रुपए पैसे वालों की व्यवस्था, ये व्यवस्था पूंजी की मालिक की व्यवस्था है, ये व्यवस्था राजा रजवाड़ों की व्यवस्था है, ये व्यवस्था बड़े भूमि के मालिक की व्यवस्था है, ये गरीब की व्यवस्था नहीं है, ये मेहनत कश की व्यवस्था नहीं है, ये मजदूर की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था उसकी है। इसलिए वो परवाह नहीं करते हैं कि वो बटार गलू में कटे, वो गहानी में मकान कब्जे में चल जाए, या बंजार के अंदर चल जाए, या मनाली के अंदर चल जाए, या नैनीताल के अंदर चले जाए, या ये कुल्लू के इलाके में चले जाए, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको सिर्फ चिंता ये है कि वो जड़ बड़ा है, उसकी ठीक सेवा हो, और दानी बानी की व्यवस्था है तो इसलिए इस व्यवस्था के अंदर अगर आपको बचना है तो एक ही तरीका है, और गारंटी दे रहे हैं, गारंटी किसान सभा और से उत्पादक संघ हम ब्लैंकेट गारंटी देते हैं, ब्लैंकेट गारंटी, एक एक को बचाएंगे। लेकिन आप कहें कई मौका बोले जी मेरी भी फाइल ले जाओ, आए थे कुछ यहाँ पर, वो भी मुझे कह रहे थे मेरी फाइल ले जाओ, हम किसी की फाइल नहीं ले जाएंगे। जो मरीज है उसका इलाज तब होगा जब वो खुद डॉक्टर के पास जाए। जो पीड़ित है, पीड़ित को आगे आना है। और ख्याल करे, अगर किसान की हिमाचल प्रदेश में ये दुर्दशा हो गई है, वो जो भी सत्ता में आया, भारतीय जनता पार्टी आई, कांग्रेस आई, भ्रमित करने का कार्य किया कि कर देंगे जी, बोले जी बात की बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, यहाँ पर आए मेलन से शौक होंगे लोग, शौक, जमीन अलॉटेड, सब कुछ हो गया, हर चीज हो गई, लेकिन वो जो म्यूटेशन थी, जो उसका इंतकाल करना था, वो नहीं। इसका काम था, ये नॉर्थवॉर्ड का कानून कहता है, म्यूटेशन जो फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेवारी थी 1 महीने के अंदर उसको म्यूटेट करने की। वो जो क्या कहते हैं, अगर उसमें पेड़ होते हैं तो वो पेड़ का कटान अगर वो नहीं कर सकता था, जिसको वो जमीन अलॉट की जाती थी, तो उसको वो 1 महीने के अंदर पेड़ को कटान कर वो जमीन हैंड ओवर कर नहीं किया। मैं 3600 ऑर्डर आया था, 3600, जिसमें वो आदेश कलेक्टर डीसी ने, जिसके पास वो पूरा संवैधानिक अधिकार था, जुडिशियल अधिकार था, ऑर्डर दिए, लेकिन नहीं परवाह की। क्यों? गरीब था, गरीब था। आज बताएं, ये
जो कहा जा रहा है कि हमने जंगल बचाने हैं और क्या कहते हैं सबको उसको जो जो हिमाचल प्रदेश ने कानून बनाया, मोहर लग गई गवर्नर की और रूल बन गए 2002 में, जिसके तहत 25 बीघे तक जो सरकारी भूमि पर कब्जा था उसको नियमितीकरण करने का एक रास्ता खोला। क्यों कह रहा हूं उन्होंने जो भ्रमण किया बिल्कुल समझते हमने कहा लोगों की एफिडेविट मत दो, 1,67,000 फॉर्म दिए गए 4 लाख को, लेकिन जमा नहीं कर पाए वो जो 4 लाख लोग अपने आप को जो पहले सेटलमेंट के जरिए सेटल किए जाते थे। ये सेटलमेंट क्या था? सेटल करने का काम होता था। 1991, 92 ये 93 के सेटलमेंट में क्यों नहीं सेटल हो पाए? क्योंकि 1980 के वो वन संरक्षण कानून ने ग्रहण लगा के रखा और वो सेटल नहीं हो सके। ये सेटलमेंट जब मैच में पाई होती है ये 50 साल बाद 70 साल बाद तो सेटल करने के लिए होते थे, अनसेटल करने के लिए होते नहीं करता। कानून आ गया और दुर्भाग्यपूर्ण उसको चुनौती दी। किसने चुनौती? कोई किसान जाता तो मान लीजिए एक हरवेश आर्य साहब चले गए, एक पूनम गुप्ता जी चले गए और कोर्ट उन्होंने क्या मांग की कि इस कानून को स्टे किया जाए, रोक दिया जाए लागू होने से। कमलेश जस्टिस जिंदा नहीं है, नहीं जस्टिस कुलदीप छूट शायद जिंदा है कि नहीं मैं कह नहीं सकता। वो उनके कोर्ट में केस लगा। क्या दिया? ये जो पर्चा हमने आपको दिया है इसको अंग्रेजी की वैसे वर्जन जो उन्होंने उस दिन अनाउंस की वो हमने इस पर्चे में दी आपको विश्वास दिलाने के लिए। ये कहा गया कि नियमितीकरण की प्रक्रिया जो इंक्रोच भूमि है सरकारी लैंड के ऊपर भूमि के अंदर वो प्रक्रिया जारी रखी जाए, लेकिन फाइनल जो पट्टा देना है वो तब दिया जाएगा जब केस फाइनली होगा। ये केस आज भी फाइनल नहीं। आज थी इसकी हियरिंग 30 तारीख को, आज इसकी हियरिंग थी कि 163A वो लीगल है कि नहीं है, कानूनी है कि नहीं है। कानून प्रदेश जमीन के कानून जो है वो विधानसभाएं बनाती है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये अधिकार है स्टेट का, राज्य का कि किस तरीके से गरीब का, पीड़ित का, क्योंकि हमारा संविधान जिसके ऊपर आज बहुत चर्चा चल रही है, जिस संविधान को, जिस निर्माता को अपमानित वो पार्लियामेंट के अंदर देश के वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात भी कही है। तो इसलिए ये जो सारे प्रश्न हैं ये उसका हल ये इस तरीके बुलडोज से लाएंगे, ये कोई हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का नहीं है बचा। इसलिए दोस्तों आप ये जो हम अधिवेशन कर रहे हैं एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, बड़े युद्ध की तैयारी। और कैसा युद्ध होगा? एक तरफ हिमाचल प्रदेश के गरीब जो इससे प्रभावित है, किसान सभा खड़ी रहेगी, सेब उत्पादक संघ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप सोचे कि सेब उत्पादक संघ लड़ेगा, किसान सभा लड़ेगी, हम दिशा देने वाले हमेशा आधी रात को भी तैयार रहेंगे। लड़ाई उसको लड़नी है जो प्रभावित है, पीड़ित है, उसके साथ खड़े रहेंगे हर मोड़ में। लेकिन जो गलती हमने 2018 के समय की, ये 16 के अंदर की, 15 के अंदर की, उस गलती से हमने सीख ले ली है और उस गलती को अब नहीं दोहराएंगे। जो भी प्रभावित है वो सेब उत्पादक संघ का सदस्य बनेगा, जो भी प्रभावित है वो किसान सभा का सदस्य बनेगा और इस लड़ाई को और संघर्ष को आओ सुगिनी जी आ जाओ, है ना। तो उसको ये काम करना है बगैर उसके। अगर हम सोचे कि कोई हमें ये नियमित कर सकता है, ये संभव नहीं होगा।
बहुत से पहलू में मैं आज जाना नहीं चाहता हूं, है ना, लेकिन आपको यह समझाना चाहता हूं, पिछले दिनों में ये 4 घंटे की बैठक संजय चौहान हमारे बीच में उपस्थित है, जो आज उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, जो आज केंद्र बना है इस लड़ाई का, ये जो जुब्बुल का एरिया है। इनको मुबारकबाद भी आज मैं देना चाहूंगा जब मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूं उस अधिवेशन का। 4 घंटे लैंड रेवेन्यू के मंत्री के साथ बैठे और जनवरी के महीने में 4 डिप्टी कमिश्नरों की मीटिंग हो रही है, सारे एसडीएम बुलाए जाएंगे। उसमें कहा है हमें भी आमंत्रित वो करेंगे इस बात को जिक्र करने के लिए, जो एक बहुत बड़ा ये जो कह रहे हैं कि सरकारी भूमि चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं, यार एक कागज देंगे, उसका जिक्र हमने उसमें तो किया है, उसमें उसका जिक्र तो उसमें किया है, लेकिन आप जानते हैं कि 23 अगस्त नहीं जानते, मैंने गलत बोल दिया, आपको जानकारी दे रहा हूं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर संशोधन लाया गया। कब लाया गया? ये 4 अगस्त 2023। ये हमारे लिए नहीं लाया था जो भारत सरकार का चेतावनी। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट के अंदर जो दोहन कर रहा है, वो उसका क्या कहते हैं, मिनरल का वो जो पदार्थ होते हैं जमीन के नीचे, उसको हैंड ओवर करने के लिए लाया। लेकिन हैंड ओवर करने के लिए जो बहुत से मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में गए और जो भारत सरकार का तजर्बा था उसको भी शामिल किया गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? ये इसलिए महत्वपूर्ण है, हम जंगल की परिभाषा से बाहर हो गए हैं। हम जंगल की परिभाषा से बाहर कैसे हुए हैं? हम जंगल की परिभाषा से बाहर इसलिए हो गए, इसने संशोधन करते हुए मैं पढ़ के सिर्फ वही पहलू दे रहा हूं जिसे आपके जहन का हिस्सा बन जाए। ये लड़ाई होनी है, ये सड़क पर भी होनी है, ये डीएफओ के आगे भी होनी है, एसडीएम के आगे भी होनी है, सरकार की पुलिस के आगे भी होनी है। ये हथियार आपके हाथ में चाहिए, ये हाथ में नहीं चाहिए, ये आपके दिमाग में चाहिए, जिससे आप उसका मुकाबला कर सके और उसको समझा सके कि तू मुझे बेदखल नहीं कर सकता। क्या है ये अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है। इसने बताया कि फॉरेस्ट क्या होगा और फॉरेस्ट क्या नहीं होगा। ध्यान से सुने, दिमाग में बैठाएं, है कि फॉरेस्ट क्या होगा और फॉरेस्ट क्या नहीं होगा। पहले तो उसने कहा सब कुछ फॉरेस्ट है। क्या है फॉरेस्ट? ये तनवर साहब जो हमारे अध्यक्ष है, ये भी इसी महकमे से निकले हैं। कई दफा जब ये बात रखते हैं तो वो पुरानी बातें भी इनको याद रह जाती है, तो उसका भी कुछ थोड़ा असर पड़ जाता है। तो इसने कहा जो 1927 के एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो जंगल है वो सारा जंगल माना जाए, और अगर 1927 के एक्ट के अलावा कोई और भी कानून है जो जंगल की परिभाषा करता है, उसको भी हम जंगल मानेंगे। नंबर 1। बी में क्या बोला? बोला जो पहली सेक्शन से छूट गया, जो पहली सेक्शन से छूट गया, और उसके अलावा जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में, ये 25 अक्टूबर को, तो वो वाले भी जंगल माने जाएंगे उस दिन तक या उसके बाद। तो क्या है, हमारे यहां दुर्भाग्य ये हुआ, ये जोड़ दिया गया कि बंजर भूमि भी जंगल है। 1953 में 52 में ये जोड़ दिया गया, ऐसा परिभाषा लाई जंगल की कि जो जिसमें घास भी नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है ना, झाड़ी भी नहीं लगती, बोला वो भी जंगल है। ये सबसे बड़ी बाधा हुई। लेकिन आगे क्या बोला उसको पहले मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। जो जंगल नहीं है दिमाग में बैठा दो, जो फॉरेस्ट वाला आएगा उसको बता दो, खबरदार तू मेरी भूमि में घुसेगा तो तेरे खिलाफ
वो जो है ट्रेस पास का मुकदमा बनाऊंगा, और तू अगर गलत इंटेंशन से आएगा तो मैं तुझे भगाऊंगा, है ना। वो सुन लो कि क्या आया उसने। दो चीजें कहने के बाद उसने कहा प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज, कहा लेकिन जो ये ऊपर परिभाषा दी है इसको छोड़कर शैल नॉट अप्लाई टू सच लैंड, ये ऐसी भूमि पर लागू नहीं होगा विच हैज बीन चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट यूज, जिसको बदल दिया गया है फॉरेस्ट यूज से, काय के लिए, फॉर टू यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस ऑन और बिफोर 12 दिसंबर 1996। समझे बात को। अब क्या है, 1980 कट ऑफ डेट नहीं है, अब कट ऑफ डेट क्या गई, 12 दिसंबर 1996। 12 दिसंबर 1996 क्यों है, वो तनवर साहब बहुत डिटेल में समझाते हैं, और वो है कि एक मशहूर केस सुप्रीम कोर्ट गया था, TN गोदावरन का केस गया था, तो उसका फैसला 12 दिसंबर ये 1996 में आया था। तो ये जो 1980 और 1996 के बीच का पीरियड है, इस पीरियड में ये वाली भूमि जोगिंदर जी जंगल की भूमि नहीं मानी जाएगी। समझ गए बात को, समझे कि नहीं समझे, तो ऐसे जैसे मौन बनाते हैं, समझ गए, यहां बैठाओ उसको, ये भूमि जंगल की नहीं मानी जाएगी। और जो भी गलती से किसान अपनी भूमि के बाहर चले गया, जो 1980 से पहले वो कानून होता था, उसको करने के लिए सेटलमेंट के टाइम क्या बोलते थे उसको, उनको नहीं बंदोबस्त नहीं, वो जो जमीन उसके पास चले जा, चलो छोड़ो, नहीं न तोड़नी नहीं उसको, चलो छोड़ो, है ना, आएगा तो बता देंगे, तो वो क्या कहते हैं छोड़ो, है ना। तो वो उसके तहत वो क्या कहते हैं, वो उसकी रेगुलाइजेशन हो जाती थी। तो इसलिए मुख्य बात मैंने इस अधिवेशन के आगे रखी है। इस अधिवेशन का ये उद्देश्य यह है कि बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करनी है, और वो लड़ाई भूमि, क्योंकि भूमि होगी तो जीवन यापन चलेगा, भूमि होगी तो खेती होगी, भूमि होगी तो सेब भी होगा, नींबू भी होगा, अनार भी होगा और आम भी होगा। अगर भूमि होगी तो चिट्टा भी नहीं चलेगा। अगर भूमि होगी, नवोदारवाद के दौर में ख्याल रखे, पूरा ग्रहण लगा है रोजगार पर, उसके रोजगार की परिभाषा बदल गई है। अब वो पक्का रोजगार नहीं होगा, अब तो घंटों के हिसाब से वो नोट पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं। और इसलिए ओनली गारंटी जिंदा रहने की भूमि और भूमि के प्रश्नों को लेकर है। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है और हमारा निशाना बनता है कि अब इस नए साल के अंदर जो 2025 से शुरू होगा, 2025 संघर्षों के सूरज के साथ शुरू होगा। 2025 ऐसा वर्ष होगा जिसमें कोई हिस्सा हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से लेकर ऊना तक और उधर भरमौर से लेकर क्या कहते हैं उत्तराखंड के बाउंड्री तक ये आंदोलन ही आंदोलन किसान करेगा अपने भूमि को बचाने के लिए और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। इतनी बात को कहते हुए मैं आपके इस अधिवेशन का उद्घाटन करता हूं और ऐसा उम्मीद करता हूं सिर्फ तालियों के साथ ये बात ना चले। ये आने वाला समय हम मेहनत कर नीचे जाकर जो भी आदेश इस अधिवेशन के होंगे, जो ये अधिवेशन तय करेगा, उसके आधार पर बहुत सी जो बातें संगठन के आधार पर है, कैसे हमने आगे ये इसको बढ़ाना है, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं किया हूं। हमारे साथी, हमारे बीच में बहुत ही तजर्बेकार साथी डॉक्टर ओंकार साध है जो हमारे किसान सभा के पहले सचिव रहे हैं, वो उन पहलुओं को कवर करेंगे। लेकिन एक बात को इस सम्मेलन में जाने से पहले समझ लेना कि लड़ाई वही है जिसमें डंडा भी चलता और डंडा भी लगाया जाए। लड़ाई वो नहीं है कि लोग चले गए वहां पर,
एसडीएम के पास, बोला जी मेरी फोटो, और फिर फेसबुक में बोला जी लाइक करो, फिर वो करो, उसको पोस्ट करो, आगे शेयर करो। दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, ये जो मीडिया का काम है, ये जो प्रचार का काम है, इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आज इस सोशल मीडिया ने एक हमारा जो क्रांतिकारी रास्ता है आगे बढ़ने का, उसको पूरा परिवर्तित कर दिया है, सुधारवादी बना दिया है। और मैं खुल के बोलता हूं, तन्वर जी कई दफा बोलते नहीं बोलना चाहिए, मैं कह रहा हूं, हम कबूलते हैं कि हमारे से ये गलतियां हो रही है, हम सुधारवाद के रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे हैं। सुधारवाद से उन्हीं का राज चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा जो हमें लूटते हैं, घुसूटते हैं, जुल्म और अत्याचार करते हैं। उनके समाज को अंत करना है, फिनिश करना है, फुल स्टॉप करना है, और अपने बच्चों और अपने परिवार के जीवन यापन को आगे ले जाना है। तो उस क्रांतिकारी रास्ते पर चलना होगा, जिस क्रांतिकारी रास्ते ने बेदखली की, साम्राज्यवाद की बेदखली की, क्वीन विक्टोरिया की, और उसके सिक्के को खोटा करने का काम किया। वो रास्ता इनकलाबियों ने इस देश के अंदर दिया है, और हम समझते हैं अगर हमने उस भूमि को बचाना है, वही रास्ता हमें अपनाना होगा जो शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथियों ने अपनाया। और आगे बढ़ते हुए अगला कल आपका होगा, हर हालत में होगा। दुनिया की कोई ताकत उस अगले कल को रोक नहीं सकती है। जमीन के मालिक आप होंगे और आपका जीवन यापन आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आपके सम्मेलन को उद्घाटन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगस्त नए साल के अंदर जो 2025 से शुरू होगा, 2025 संघर्षों के सूरत के साथ शुरू होगा। 2025 ऐसा वर्ष होगा जिसमें कोई हिस्सा हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से लेकर ऊना तक और उधर भरमौर से लेकर क्या कहते हैं उत्तराखंड के बाउंड्री तक ये आंदोलन ही आंदोलन किसान करेगा अपने भूमि को बचाने के लिए और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। इसी बात को कहते हुए मैं आपके इस अधिवेशन का उद्घाटन करता हूँ और ऐसा उम्मीद करता हूँ फिर तालियों के साथ ये बात ना चले।